गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम गणित के एक चैप्टर बहुभुज एवं उनके कोण की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि बीच बीच से एक दो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, हमको शुरू से आखिरी तक समझना होगा। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है बहुभुज एवं उनके कोण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें से एक दिवसीय एग्जाम जिसमें गणित के प्रश्न आते हैं उसमें अधिकांशतः इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसलिए हमको इसको अच्छे से समझना है। चलिए देखते हैं। ये बहुभुज एवं उनके कोण से संबंधित है। इसमें जैसे आपका पीएससी हो गया, व्यापम हो गया या एसएससी हो गया, ऐसे एग्जाम्स में या रेलवे हो गए, उसमें अगर गणित के प्रश्न आते हैं तो इसमें से अवश्य कोई ना कोई प्रश्न आता है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बहुभुज, सबसे पहले हमें समझना है कि बहुभुज होता क्या है, बहुभुज है क्या चीज। तो बहुभुज का मतलब ये होता है कि तीन या अधिक भुजा वाली, तीन या उससे अधिक भुजा होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। बंद आकृति, तीन या अधिक भुजा वाली बंद आकृति को हम बहुभुज के नाम से जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, मैं यहाँ पे एक ले रहा हूं। ये एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ये त्रिभुज क्या है, एक प्रकार की बहुभुज है। बहुभुज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा क्या है बहुभुज की। बहुभुज उसको कहेंगे जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजा हो और वो बंद आकृति हो। तो ये देखिए, ये बंद आकृति है, ऐसी आकृति है, ये बंद आकृति है और इसमें तीन भुजाएं हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीन या तीन से अधिक भुजा वाली बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। इस प्रकार यह एक बहुभुज है। मान लीजिए तीन भुजा हम यहाँ पे लेते हैं, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तो क्या इसको हम बहुभुज कह सकते हैं? इसको हम बहुभुज नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, यह एक खुली आकृति है। यह क्या है, एक खुली आकृति है, इसलिए इसको हम बहुभुज नहीं कह सकते। बहुभुज की परिभाषा में दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो तीन या तीन से अधिक भुजा होनी चाहिए और दूसरी बंद आकृति होनी चाहिए, तब उसको हम लोग बहुभुज कहेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये क्या है, एक आयत है यहाँ पे। इस आयत को भी हम बहुभुज कहेंगे, क्योंकि आयत में देखिए कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। तो तीन से अधिक भुजा हो गया और साथ ही साथ ये क्या है, एक बंद आकृति है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि बहुभुज क्या होता है। इसकी परिभाषा को याद रखिएगा, तीन या अधिक भुजा होना चाहिए और बंद आकृति होना चाहिए, तब इसको हम लोग बहुभुज के नाम से जानेंगे। अगला देखते हैं समबहुभुज। ये क्या चीज होता है, समबहुभुज क्या चीज होता है? तो समबहुभुज क्या होता है, समबहुभुज में क्या होना चाहिए, सेम परिभाषा इसका भी है कि तीन या अधिक, तीन या अधिक भुजा होना चाहिए और बंद आकृति होना चाहिए। ये ठीक है। इसमें एक चीज और जोड़ लेना है आपको, समबहुभुज के बारे में बात करेंगे तो सभी भुजा, सभी भुजा की लंबाई समान हो, यानी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक बराबर लंबाई की होनी चाहिए, तब इसको हम लोग समबहुभुज के नाम से जानेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूं एग्जाम्पल में, एक मैंने वर्ग बनाया,
और दूसरा मैं क्या ले लेता हूं, एक आयत ले लेता हूं। ये देखिए, एक मैंने आयत बनाया और एक वर्ग बनाया। तो इन दोनों में हम समझ लेंगे कि समबाहुभुज कौन है। देखिए, जैसे ये क्या है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से इसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, सभी भुजाओं की लंबाई समान है। बंद आकृति है तो है 3 या अधिक भुजा है तो है 4 भुजा है इसमें। तो इस तरीके से सभी परिभाषाओं को ये सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, एक समबहुभुज है। इसमें हम देख लेते हैं कि 3 या अधिक भुजा है क्या, तो है 3 या अधिक भुजा है। इसमें बंद आकृति है क्या, तो हाँ बंद आकृति है। सभी भुजा की लंबाई समान है क्या, तो नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इधर भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन जो अगल बगल की भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर नहीं है। इस तरीके से इसमें चारों भुजा समान नहीं है, तो ये वाला नहीं मैच हो रहा है, इसलिए इसको हम समबहुभुज नहीं कहेंगे। बहुभुज कहेंगे लेकिन समबहुभुज नहीं कहेंगे। तो बहुभुज और समबहुभुज में क्या अंतर है, तो बहुभुज और समबहुभुज में जो मेन अंतर है, हमने क्या देखा, जैसे कि यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं ये, और एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, एक मिनट, जैसे यहां से एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ये जैसे दो त्रिभुज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या डिफरेंस है इसको हम समझते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई मान ली जाए 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और नीचे वाली भी 3 सेंटीमीटर है। तो एक प्रकार से ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा एक समान होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम समबहुभुज कहेंगे। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें मान लीजिए ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है, तो ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा, लगभग 6.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीनों ही भुजाओं का मान क्या है, अलग अलग है, या दो एक समान है लेकिन तीसरा जो है अलग है, तो भी तीनों भुजाओं का समान जो लंबाई है एक समान नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग बहुभुज कहेंगे लेकिन समबहुभुज नहीं कहेंगे। तो ये वाला समबहुभुज है, ये समबहुभुज है, लेकिन ये सिर्फ बहुभुज है। इसको हम समबहुभुज नहीं कह सकते, इसको समबहुभुज कह सकते हैं। आशा है आपको दोनों में अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, बहुभुज के कोणों को हम देख लेते हैं। तो बहुभुज में याद रखिएगा मुख्यतः दो प्रकार के कोण आपको देखने को मिलेंगे, एक अंतः कोण और दूसरा होता है बाह्य कोण। अंतः कोण और बाह्य कोण समझ लेते हैं, दोनों में कहाँ पे होता है। तो अंतः कोण क्या होंगे, अंदर में बनेंगे, याद रखिएगा अंतः कोण कहाँ पे बनेंगे, अंदर में बनेंगे। ये जैसे मैंने एक आकृति ले लिया, अंतः कोण हमेशा अंदर में बनेंगे। ये बंद आकृति का अंदर भाग है और ये क्या है, बाहर भाग है। नाम से ही पता चल रहा है, अंतः माने अंदर की ओर का बना हुआ कोण और बाह्य मतलब बाहर की ओर का बना हुआ कोण। तो अंतः कोण क्या होता है, कोई भी दो भुजा जहां पर मिलती हैं, जैसे इसको नामकरण हम करें ए बी सी और डी, तो ये बिंदु ए पर दो भुजाएं मिल रही हैं, ये वाली भुजा इधर से और ये वाली भुजा इधर से जाके इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस बिंदु ए पर दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलेंगे अंतः कोण, जो अंदर की ओर बन रहा है। उसी तरीका यहाँ पे क्या हो रहा है, भुजा ए बी और भुजा बी सी बिंदु बी पे मिल रही हैं, ये भी कोण बन रहा है, इस कोण को भी अंतः कोण बोलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 4 अंतः कोण दिखाई दे रहे हैं। ए के पास एक, डी के पास है, सी के पास और बी के पास 4 अंतः कोण हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब
बाह्य कोण क्या होता है इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। बाह्य कोण, तो बाह्य कोण जो होता है वो बाहर की ओर बनता है, अंदर में नहीं बनता। तो बाहर की ओर तो यहाँ कोई कोण दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन को हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक लाइन को, जैसे यहाँ पे दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो उसमें से किसी भी एक लाइन को हमें क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम इसको नामकरण किए थे ए बी सी और डी। तो ये रेखा ए बी जो है, भुजा ए बी जो है, इस भुजा ए डी जो है, या तो इसको ए डी को बढ़ाइए या फिर भुजा सी डी को बढ़ाइए, दोनों में से किसी एक भुजा को बढ़ाना है। तो चलिए हम ए डी को हम बढ़ा देते हैं। भुजा ए डी को थोड़ा सा मैंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ आगे बढ़ाने पर यहाँ एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण या बहिष्कोण। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हम दोनों लाइन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ एक को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पे जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण कहलाएगा। अब यहाँ पे जब हमने ए डी को इधर बढ़ा दिया है, तो अब यहाँ हम ए बी को बढ़ाएंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण भी बाह्य कोण है। अब यहाँ हम बी सी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे जो कोण बन रहा है एक बाह्य कोण है। उसी तरीके से यहाँ पे हम सी डी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक जो कोण बन रहा है ये कोण एक बाह्य कोण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में कितने बाह्य कोण हो गए, 1 2 3 और 4 बाह्य कोण हो गए। तो बाह्य कोण के लिए विशेष ध्यान देना है कि हमको दोनों लाइन को नहीं बढ़ाना है, केवल एक लाइन को बढ़ाना है, और एक लाइन बढ़ने के बाद में जो कोण बनेगा उसको हम लोग बाह्य कोण के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है आपको। अंतः कोणों की संख्या बराबर बाह्य कोणों की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या। किसी भी बहुभुज आकृति में हमेशा याद रखेंगे कि अंतः कोणों की संख्या जितनी होगी बाह्य कोणों की भी संख्या उतनी होगी, और उसमें भुजाओं की भी संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी। यहाँ पे देखिए ये भुजा कितनी है इसकी, ये एक भुजा है, एक मिनट, ये एक भुजा यहाँ पर है, ये दूसरा भुजा है, और यहाँ पे तीसरा भुजा है। तो अगर भुजाओं की संख्या हम देखें तो कितनी हो गई, 3 हो गई। अंतः कोणों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अंतः कोण बन रहा है, यहाँ पे एक अंतः कोण बन रहा है, और यहाँ पे एक अंतः कोण बन रहा है। इस तरीके से 1 2 और 3 अंतः कोण बन रहे हैं। तो अंतः कोणों की संख्या भी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें बाह्य कोण हम देख लेते हैं, बाह्य कोण कैसे बन रहे हैं। तो बाह्य कोण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बताया था कि बाह्य कोण के लिए हमें किसी भी एक भुजा को यहाँ पे आगे बढ़ाना होगा। चलिए इस भुजा को आगे बढ़ा दिया मैं, इसमें इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आगे बढ़ाने से जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है, बाह्य कोण है। तो यहाँ बाह्य कोण कितने हो गए, 1 2 और 3। तो बाह्य कोणों की संख्या भी कितनी हो गई, 3 हो गई। इस तरीके से याद रखना है आपको कि किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसको हम n से इंडिकेट करते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। यहाँ n क्या है, अंतः कोणों की संख्या है, या बाह्य कोणों की संख्या है, या भुजाओं की संख्या है, तीनों हम बोल सकते हैं इसको। m का मतलब, क्योंकि तीनों का जो वैल्यू होता है हमेशा समान होता है। अंतः कोण भी 3 होंगे, बाह्य कोण भी 3 होंगे, और भुजाओं की संख्या भी 3 होंगे। अगर हम यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, कोई दूसरा आकृति भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्या ले लेते हैं हम, एक वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, एक वर्ग हमने यहाँ पे लिया। अब इस वर्ग में हम देखते हैं कि क्या होता है, इस वर्ग में भुजाओं की संख्या अगर हम देखें तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। तो n बराबर कितना हो गया, 4 भुजाओं की संख्या 4 हो गई। अब इसमें अंतः कोणों की संख्या अगर हम देखें तो अंतः कोणों की संख्या, यहाँ पे एक अंतः कोण, यहाँ पे एक अंतः कोण, यहाँ पे एक अंतः कोण, और यहाँ पे एक अंतः कोण, 4 अंतः कोण हो गए।
तो अंतः कोणों की संख्या भी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब बाह्य कोणों की संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाह्य कोणों की संख्या के लिए इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ता है। इस लाइन को मैंने इधर बढ़ा दिया, ये वाली लाइन को नीचे की तरफ बढ़ा दिया, इस लाइन को इधर बढ़ा दिया और इसको ऊपर की ओर बढ़ा दिया। इस तरीके से 4 कोण हमको यहाँ पे बाहर की ओर मिल जाते हैं। ये तो बाह्य कोणों की संख्या भी कितनी हो जाती है, 4। तो हम देखते हैं कि भुजा की संख्या, अंतः कोणों की संख्या और बाह्य कोणों की संख्या तीनों ही एक बराबर है। तो ये विशेष नियम है, इसको याद रखना है हमको। ठीक है मित्रों, अब हम आगे देखते हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। कोई भी बहुभुज आपको दिया हो तो उस बहुभुज में अंतः कोणों की संख्या आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे एक बहुभुज मैंने एक आयत रख लिया है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक वर्ग रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक हमने क्या कर लिया, एक त्रिभुज रख लिया और एक पंचभुज भी मैं रख लेता हूं। जैसे क्या है, एक पंचभुज है। इन चारों में जैसे हमको देखना है कि अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे देखना है कि अंतः कोण कौन कौन है। तो इसमें अंतः कोण कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, एक अंतः कोण यहाँ बन रहा है, 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 चारों जगह पे। इसमें भी वैसे ही होगा सेम। तो वर्ग आयत में लगभग सेम होगा, इसमें अलग होगा। त्रिभुज में ये अंतः कोण है, इसमें 5 भुजा है तो 5 अंतः कोण रहेंगे। अब इन्हीं का योग हमको याद करना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा। किसी भी जो बहुभुज है उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा, इसमें चारों कोणों का योग कितना होगा, यहाँ पे चारों कोण का योग कितना होगा, यहाँ पे इन तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, और यहाँ पे ये पांचों अंतः कोणों का योग कितना होगा। इसको ज्ञात करने का एक सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। इसका जो सूत्र होता है, योग बराबर क्या होगा, 2n-4, 2n-4 ब्रैकेट में लेना है, फिर मल्टीप्लाई 90 डिग्री करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक एक के लिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, अब यहाँ क्या है, एक n है। तो n क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या या अंतः कोणों की संख्या बोलिए या बाह्य कोणों की संख्या, तीनों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो n का मतलब यहाँ पे जैसे इस आकृति की बात करें तो n बराबर कितना हो गया, 4 है। इस आकृति की बात करें तो n बराबर यहाँ पे 4 है। तो इन दोनों का सेम आएगा, ये दोनों क्या आएंगे, वर्ग और आयत का सेम वैल्यू आएगा। चारों जो अंतः कोण है उनका योग। यहाँ पे n बराबर कितना है, तो n बराबर 3 है यहाँ पे त्रिभुज में। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, तो यहाँ n इज इक्वल टू 5 है। अब इसको हमें रखते जाना है। तो जैसे n इज इक्वल टू 4 है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा, 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब n की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब ये हो गया 4 दूनी 8, 8 में 4 गया तो 4, तो 4 गुणित 90 अंश बराबर 360 अंश। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इन चारों जो अंतः कोण है उनका जो टोटल योग होगा कितना होगा, 360 अंश होगा। ठीक है, इसमें भी अब सेम है, 4 ही भुजा है, 4 ही है, n का वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब इसमें भी चारों जो कोण हैं उनका जो अंश होगा वो 360 अंश होगा। इसमें त्रिभुज में हम देख लेते हैं, त्रिभुज में क्या है, n इज इक्वल टू कितना लिया है हमने, 3 लिया है। तो त्रिभुज के लिए देख लेते हैं, 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n का वैल्यू क्या है, 3 है, 3-4 मल्टीप्लाई 90। अभी क्या हो जाएगा, 2 3 6 है, 6 में 4 गया तो 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 90 अंश, माने 180 अंश हो गया। 90 दूनी 180 अंश। इस तरीके से हमने देखा कि ये त्रिभुज में अंदर के जो 3 कोण हैं, इन तीनों कोण का मान कितना होगा, 180
80 अंश होगा। अभी हम सिर्फ अंतःकोण का मान देख रहे हैं ना, याद रखिएगा हम सिर्फ अंतःकोणों के मान के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक पंचभुज हमने लिया हुआ है। पंचभुज में n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इसके हिसाब से भी देख लेते हैं हम लोग। 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 दूनी 10 में 4 गया तो 6 गुणित 90 अंश बराबर 540 अंश हो गया। 9 छक्के 54 और ये 0 हो गया तो 540 अंश। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 5 अंतःकोण है इनका जो मान होगा वो 540 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए ये सूत्र होता है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अच्छा इसको तो हमने पढ़ लिया क्या। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये अंतःकोण नहीं होगा, ये बाह्य कोण होगा। अंतःकोण को योग हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बाह्य कोणों का योग हम लोग देखेंगे। ठीक है मित्रों, ये गलती से हो गया था। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमको अब समझना है। तो बहुभुज जैसे है तो उसके बाह्य कोण कहाँ कहाँ पे बनते हैं, इसको सबसे पहले समझना है हमको। जैसे हम एक ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में बहुभुज ट्राइंगल है और इसमें बाह्य कोण कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। तो इस लाइन को मान ले आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक बाह्य कोण बनेगा। इस लाइन को इधर ऊपर बढ़ाते हैं ऐसे, यहाँ पे एक बाह्य कोण बनेगा और इस लाइन को इधर नीचे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक बाह्य कोण बनेगा। याद रखिएगा, अंतःकोण, बाह्य कोण और भुजाओं की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है किसी भी बहुभुज में। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे 3 बाह्य कोण बन रहे थे। इन बाह्य कोणों का योग क्या होगा, तो इसका कोई सूत्र नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 360 अंश ही होगी, ये कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 अंश होता है। इसको आगे हम प्रूव करके देखेंगे। अभी सबसे पहले समझ लेते हैं, इस पे बाद में आएंगे। आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर इसको प्रूव करके भी हम लोग देखेंगे। अगला देखते हैं, समबहुभुज के एक अंतःकोण का मान। आपने समबहुभुज कोण का मान निकालना यहां से सीख लिया। इसमें क्या निकाला हमने, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ये सूत्र से हम लोग निकालते हैं। अब समबहुभुज रहे तो उस स्थिति में उसके एक अंतःकोण का मान आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वर्ग ले लेते हैं, मान के चलिए ये एक वर्ग है। दूसरा एक और ले लेता हूँ, एक आयत भी ले लेता हूँ, ताकि दोनों में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, चलिए ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है और ये अंतःकोण है। तो इसमें चारों कोणों का मान हमने कितना निकाला था, तो इसमें हमने निकाला था 360 अंश। उस सूत्र के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। चारों कोणों का मान 7 अंश है। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 4 है। तो एक कोण का अगर हमको मान निकालना पड़े तो हमको क्या करना है, इस 360 डिग्री को क्या करना है, n से डिवाइड कर देना है। तो 360 डिग्री कैसे आया था, यहाँ 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना था, 90 डिग्री। अब इसी सूत्र को हम अगर n से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे ये ऊपर वाला क्या है, जितने भी अंतःकोण है उनका योग होता है, और नीचे वाला क्या है, अंतःकोणों की संख्या।
तो जितने अंतःकोण है उनका योग है, उसको अंतःकोणों की संख्या से अगर हम डिवाइड कर दें तो वहां पे हमें एक कोण का मान निकल जाएगा। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। अब इसकी वैल्यू अगर इसके मामले में हम कहें तो ये ऊपर का जो मान है वो 360 अंश है। अब n से डिवाइड करना है। अब n इक्वल कितना है, तो 360 डिवाइडेड बाई n इक्वल 4 है, तो 4 ले लेते हैं। तो एक का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री आएगा। इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि इन चारों कोणों का मान कितना कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। आयत में भी देखें तो आयत में क्या है, इसमें भी कोण का मान सेम रहता है, आयत में और वर्ग में दोनों में। तो इसमें भी 90 डिग्री ही आएगा चारों कोणों का मान। ठीक है, आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल में देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो ये जैसे हमने यहाँ क्या किया, एक ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में 1, 2 और 3 अंतःकोण है। n इज इक्वल टू कितना है, 3 हो गया। और तीनों का मान वैल्यू कितना होता है, तीनों का वैल्यू होगा 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये तीनों का योग होगा। अब तीनों के योग को हम n से डिवाइड कर दें तो वैल्यू निकल जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, n माने 3। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, यहाँ पे हमको 180 डिग्री आता है, पता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। यहाँ पे एक एक की वैल्यू आ जाएगी 60, 60, 60 डिग्री। ठीक है मित्रों, इस तरीके से हम समबाहुभुज के एक अंतःकोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने अंतःकोण है उसमें उसका टोटल का भाग दे देंगे। लेकिन ये सिर्फ समबाहुभुज के लिए है, इसको याद रखेंगे। अगर वो बहुभुज रहा यानी कि जिसमें सभी कोणों का मान अलग अलग होता है, तो वहाँ पे अगर आप कोणों की संख्या से n से अगर डिवाइड करके निकालेंगे तो n की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, सभी के लिए बराबर बराबर मात्रा में आएगी। और वहाँ पे अलग अलग रहेगा तो वहाँ पे फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये केवल समबाहुभुज के लिए है, हर बहुभुज के लिए ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम समबाहुभुज के अंतःकोण का मान निकाल सकते हैं। अब देखो, समबाहुभुज के बाह्य कोण, एक बाह्य कोण का मान आपको निकालना है। तो सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है बताया था मैं, इधर ऊपर के उसमें पढ़े थे हमने। ये यहाँ पे मैंने कितना बताया था कि सभी जो बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि समबाहुभुज रहे तो उसके एक बाह्य कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पे हमको देखना है, जैसे कि ये एक वर्ग है जो समबाहुभुज है, क्या आयत समबाहुभुज हो सकता है, सॉरी, क्या एक आयत, एक मिनट, एक यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, आयत ले लेता हूँ। तो क्या आप इसको समबाहुभुज कहेंगे, तो ये समबाहुभुज नहीं है। और यहाँ पे ये समबाहुभुज नहीं है, ये समबाहुभुज है। तो इसके बाह्य कोणों का हम लोग योग देखेंगे और इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, बाह्य कोण जानने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा आगे पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो कोण बनता है इसको बाह्य कोण बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ से जो एक कोण बनता है इसको बाह्य कोण बोलते हैं। इस लाइन को इधर बढ़ाया तो यहाँ पे एक कोण बना, इसको बाह्य कोण। और इसको ऊपर की ओर बढ़ाया तो यहाँ पे एक कोण बना, इसको बाह्य कोण। अब बाह्य कोण, अंतःकोण और भुजाओं की संख्या एक बराबर होती है, तो 4 ही यहाँ पे बाह्य कोण होंगे। इन चारों बाह्य कोणों में चारों का योग कितना होगा, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ x डिग्री, इसको y डिग्री, इसको p और इसको q। तो p q x y चारों का योग क्या होगा, p प्लस q प्लस x प्लस y इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये 4 है, एक का अगर मान हमको निकालना है और चारों के चारों अगर समान है,
समबाहुभुज होने का मतलब है कि चारों जो कोण हैं वो एक समान होंगे, चारों अंतःकोण भी एक बराबर होते हैं और चारों बाह्य कोण भी एक बराबर होंगे, समबाहुभुज है इसलिए। और विषम बहुभुज रहे तो उस स्थिति में क्या होगा, ये चारों कोण का मान अलग अलग हो सकता है, तो उस स्थिति में चारों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे चारों समान है इसलिए हमको क्या करना है, 360 डिग्री को आप क्या करिए, मैं ये 360 कहाँ से आया, पहले बता चुका हूं कि कोई भी बहुभुज हो, उस बहुभुज के जितने भी बाह्य कोण होंगे उन सभी का मान हमेशा 360 डिग्री होता है योग। अब यहाँ पे 4 बाह्य कोण है और 360 उनका योग है, तो इसको 4 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे सभी जो कोण है इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, 90 + 90 ऐसे, इस तरीके से। अब ये समबाहुभुज नहीं है, फिर भी इसमें 90 आएगा, लेकिन जहाँ पे अन्य आकृति लेंगे जिसमें जैसे त्रिभुज वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे अलग अलग उसकी वैल्यू हो सकती है। चलिए ठीक है, इसको आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में है संलग्न अंतःकोण एवं बाह्यकोण, इसको समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। संलग्न अंतःकोण और बाह्यकोण क्या होते हैं। संलग्न मतलब जो कि अगल बगल हो या जो जुड़ा हुए हो, उसको हम लोग संलग्न बाह्य कोण कहते हैं। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा बाह्य कोण इसको निकाल लेते हैं। बाह्य कोण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइन को आगे बढ़ाना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइन को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे एक कोण बन गया ये, और एक कोण अंदर की ओर बना हुआ है ये वाला कोण, इसको मान लीजिए मैं बोलता हूँ x और इसको मैं बोल देता हूँ p। तो एंगल x और एंगल p, दो प्रकार का एंगल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एंगल x क्या है, एंगल x जो है एक अंतःकोण है, और ये एंगल p क्या है, एक बाह्य कोण है। और ये दोनों ही कोण एक ही लाइन पर स्थित है। देख लीजिए ए वाली नीचे वाली लाइन, इसको मैं मान लीजिए ए बी लाइन नाम दे देता हूँ। तो लाइन ए बी में ये दोनों ही कोण जो हैं अवस्थित हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, संलग्न अंतःकोण एवं बाह्य कोण कहेंगे। तो P, कोण P और कोण X, ये दोनों आपस में क्या है, संलग्न कोण है। संलग्न अंतःकोण है और ये संलग्न बाह्य कोण है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से संलग्न या जुड़े हुए हैं। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, इधर बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया तो यहाँ पर भी आपको दो कोण मिलेंगे। एक इधर कोण मिलेगा, मान लीजिए इस कोण को मैंने ए नाम दे दिया, और एक बाहर की ओर कोण आपको दिखाई देगा ये वाला, ये बहिष्कोण है, इसको मैंने मान लीजिए बी नाम दे दिया। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी, कोण ए क्या है, अंतःकोण है, और कोण बी क्या है, बाह्य कोण है। ये दोनों क्या है, एक ही लाइन, मान लीजिए ये सी और डी नाम दे दिया मैं, तो लाइन सी डी में है ये दोनों ही कोण लाइन सी डी में है, इसलिए ये दोनों संलग्न कोण है। इस तरीके से संलग्न अंतःकोण एवं बाह्य कोण आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग संलग्न कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो संलग्न कोण होते हैं याद रखिएगा, इनका जो योग होता है, चूंकि ये एक लाइन है ऐसे, और इसी लाइन में ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे एक कोण है, यहाँ पे एक कोण है, तो ये दोनों क्या है, एक सरल रेखा है उस पर बना हुआ कोण है, तो ये हमेशा 180 अंश होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना क्या है कि ये x प्लस माने कोण x प्लस कोण p बराबर क्या होगा, हमेशा 180 अंश होगा। यहाँ पर कोण a और कोण b, इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 180 अंश होगा। इस तरीके से यहाँ पर भी अगर कोण बना दें हम, तो अंतःकोण और बाह्य कोण इस तरीके से बनाए, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। इस तरीके से हमने संलग्न अंतःकोण और बाह्य कोण को समझा, और ये भी समझा कि इनका दोनों का जो योग होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है मित्रों, अब ऊपर हम देखते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे एक इसमें बाह्य कोण का जैसे मान यहाँ पे दिया हुआ है,
तो बाह्य कोण को हम डिवाइड करके निकालते हैं इस तरीके से। जो 1 मिनट, यह जैसे अंतः कोण दिया हुआ है, इसमें 90-90 डिग्री है, तो बाह्य कोणों का मान भी उतना उतना ही होगा इन दोनों में। इसमें क्या होगा इसको समझना है आपको। इसको थोड़ा सा मैं एक नए जगह पे ले लेता हूँ। इसमें इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। एक मिनट। चलिए, इसको पहले क्या करता हूँ मैं, मिटा के साफ कर देता हूँ ताकि हमको यहाँ पे वर्क करते बने। कि जैसे ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंतः कोणों का जो मान होता है, जैसे ये एक अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये एक अंतः कोण है, इन तीनों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। ये हमने सूत्र के माध्यम से निकाला है। अब इन तीनों कोण का मान समान होगा या अलग अलग होगा, ये किस बात पे निर्भर करता है। जैसे ये तीनों भुजाओं की लंबाई मान ली जाए समान है, तो ये सम कोण हो जाएंगे, सम त्रिभुज हो जाएगा, और तीनों जो कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ क्या करना है, 180 अंश को हमें 3 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएंगे 60 अंश। ये यहाँ भी इसका भी वैल्यू 60 डिग्री होगा, और इसका भी वैल्यू 60 डिग्री होगा, और इसका भी वैल्यू 60 डिग्री होगा। अब ये तो अंतः कोण की बात होगी। अब बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण की स्थिति में क्या होगा, तो बाह्य कोण की स्थिति में क्या होगा देख लेते हैं। जैसे ए लाइन है, इस लाइन को मैं क्या करता हूं आगे बढ़ाता हूं ऐसे, तो यहाँ पे एक कोण बना, यहाँ पे एक कोण, ये अंतः कोण है। अंतः कोण आपका कितना है 60 डिग्री का है। अब मैं बताया कि ये बाह्य कोण और अंतः कोण जो कि संलग्न है, संलग्न अंतः कोण और बाह्य कोण, तो इन दोनों का योग क्या होगा 180। मान लीजिए इसको मैं x मान लेता हूँ, पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। तो यहाँ x प्लस ये बाह्य कोण का हो गया, अंतः कोण का कितना हो गया 60 अंश। तो बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों संलग्न है, और दोनों संलग्न कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, इधर आके घट जाएगा, तो 180 अंश ऋण 60 अंश बराबर 120 अंश। यहाँ पे कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 120 अंश हो जाएगा। अब ये सम त्रिभुज है तो तीनों ही यह वो का 120 अंश ही होगा। इसको भी आगे बढ़ा के देख लेते हैं हम लोग। इसको मैंने इधर आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे एक बाह्य कोण बना, यहाँ पे एक अंतः कोण बना। मान लीजिए इस बाह्य कोण को मैं क्या नाम देता हूँ, y नाम दे देता हूँ। ये अंदर वाला कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा y प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सेम ये जो नीचे किए हैं वैसा ही y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 120 अंश आ जाएगा। तो यहाँ भी 120 अंश हो गया, ठीक है। और इसको भी आगे बढ़ा के यहाँ का भी बाह्य कोण को देख लेते हैं। ये अंतः कोण हो गया, ये भी 60 अंश का है। ये बाह्य कोण को हम z नाम दे देते हैं, तो z प्लस 60, इन दोनों का योग कितना होता है बोलो, जो अंतः संलग्न अंतः कोण बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। तो तीनों ही कोणों का मान 120 अंश 120 अंश होगा। ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण तीनों का। तो अगर तीनों को हम जोड़ें तो 120 प्लस 120 प्लस 120, इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ लिए हैं कि किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा 360 अंश ही होगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी मित्रों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। इस तरीके से हमने देखा कि सभी बाह्य कोणों का जो
मान है उसको अगर योग करें तो 360 अंश ही आता है और अंतःकोणों का मान इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पार्ट में मैंने इस पार्ट से संबंधित बहुभुज एवं उनके कोण ये जो चैप्टर है उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं, इसकी जो थ्योरी है, इसको समझाने का प्रयास किया है। अब आगे के पार्ट में हम इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को बनाएंगे और क्वेश्चन पे अभ्यास करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।